बच्चों गुड मॉर्निंग। आज अभी तक हमने 3 अध्याय आपको बताए और उन 3 अध्यायों से आपके नवोदय की प्रवेश परीक्षा में विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न आ चुके हैं हमने उनको हल कराया। आज हमारा चौथा अध्याय है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद इससे नवोदय की प्रवेश परीक्षा में विगत वर्षों में जो भी प्रश्न बने हैं उनको हल करवाएंगे। तो हम चर्चा करते हैं पहले गुणनखंड पर। गुणनखंड क्या है बच्चों? एक संख्या जो होती है वो कोई संख्या दूसरी संख्या से अगर पूरी विभाजित हो जाती है। यदि कोई संख्या दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है, यदि कोई संख्या दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है, यदि कोई संख्या दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है। पूरी विभाजित होने का मतलब ये है कि शेष कुछ नहीं बचता है। इस स्थिति में दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक भी कहते हैं इसे। यदि कोई संख्या दूसरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी विभाजित होने का मतलब है शेष कुछ नहीं बचता। जैसे मान लीजिए आप 4 से 8 में भाग देंगे, 4 दूनी 8, 0, शेष कुछ नहीं बता। अर्थात जो 8 है ये 4 से पूरी विभाजित हो रही है। अगर हम आपको यही पे इस तरह कर दें, 1 बच गया, ये पूरी विभाजित नहीं हो रही है। पूरी विभाजित होने का मतलब यह है कि शेष जो बचे वो शून्य हो, कुछ भी शेष ना बचे। इस कंडीशन में जो दूसरी संख्या होती है वो पहली संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप 8 है, 8 जो है जिस संख्या से पूरी विभाजित होगी। 8 देखिए 1, 2, 4 और 8 इन सभी से विभाजित होगी। अर्थात 1, 2, 4, 8 ये सभी 8 के गुणनखंड या अपवर्तक हैं। मतलब 8 जिस भी संख्या से पूरी विभाजित होगी वो सभी इसके अपवर्तक कहलाएंगे। देखिए 1 से 8 में आप भाग देंगे, 1 अट्ठे 8, 8 बार जाएगा। 2 से देंगे, 2 चौक 8, 4 से देंगे, 4 दूनी 8, 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8। तो जिन संख्याओं से ये पूर्णतः विभाजित होगी, शेषफल कुछ नहीं बचेगा भाग देने पर, वो सभी जो है इसके 8 के गुणनखंड या अपवर्तक होंगे। दूसरी संख्या भी ले सकते हैं, जैसे 6 है, ये 1, 2, 3, 6 ये इन संख्याओं से पूरी विभाजित होगी। 1 से भाग देंगे, देखिए 4 नहीं मैंने लिया, 4 से अगर आप भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बच जाएगा। 1 से भाग देंगे, 1 छक्का 6, 2 से 2 तियाँ 6, 3 से 3 दूनी 6, 6 एकम 6।
मतलब ये जो है इनसे 6 पूरी तरह विभाजित हो जाता है, शेष कुछ नहीं बचता है। इसलिए 1 2 3 6 ये सभी 6 के अपवर्तक हैं। जैसा कि आपको परिभाषा में भी बताया गया, यदि कोई संख्या दूसरी संख्या को पूरी तो ये संख्या जो है इसको पूरी विभाजित करती है, ये भी इसको पूरी विभाजित करती है, 4 भी इसको पूरी विभाजित करती है, ये भी इसको पूरी विभाजित करती है। अगर इसमें कह दिया जाए 3 तो 3 इसको पूरी विभाजित नहीं करती है, 3 दूनी 6, 2 शेष बच जाएगा, तो इसीलिए 3 इसका गुणनखंड या अपवर्तक नहीं है। तो मुझे लगता है आपको गुणनखंड या अपवर्तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। गुणनखंड के बाद या अपवर्तक के बाद चलेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड आप जान गए। अब मान लीजिए आपके पास 2 संख्याएं हैं, आपके पास 2 संख्याएं हैं, एक 9 है और एक 12। कहता है बताइए इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो आप जानते हैं कि 9 किनसे विभाजित होगा, 1 से होगा, 3 से होगा, 9 से होगा। 12 किससे होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा। तो इस तरह देखते हैं 3 जो है ये 9 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। मतलब दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में ऐसा गुणनखंड जो दोनों संख्याओं को विभाजित करता हो वो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। ऐसे मान लीजिए आप 18 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे। एक सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। 1 हो गया, 2 3 6 9 18। 24 का आप करेंगे 1 2 3 4 6 8 12 24। इस तरह देखते हैं इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हैं, 3 हैं। एक तो सभी का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, 6 हैं। ये सभी जो हैं 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करता हो वो इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाते हैं। फिर इसके बाद चर्चा आती है गुणज की। गुणज या अपवर्त्य। गुणज या अपवर्त्य। किसी संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल गुणज या अपवर्त्य कहलाता है। गुणज या अपवर्त्य उस संख्या का किसी संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का गुणज या अपवर्त्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए 3 के गुणज हम आपको बता रहे हैं। अब इसमें आप किसी भी प्राकृतिक संख्या का गुणा कर दीजिए। 3 गुणे 1 3 हो गया, 3 गुणे 2 6 हो गया, 3 गुणे 3 3 तिया 9 हो गया, 3 गुणे 4 3 चौक 12। ये सभी 3 के गुणज हैं। या आप ये भी समझ सकते हैं
कि 2 के पहाड़े में जितने भी संख्याएं आती हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ये सभी 2 की गुणज। 3 के पहाड़े में क्योंकि उनमें एक प्राकृतिक संख्याओं से गुणा किया जा रहा है। 2 में 1 का गुणा किया गया 2, 2 में 2 का 4, 2 में 3 का 6। तो मतलब जो पहाड़े होते हैं वो उस जिसके पहाड़े होते हैं उसमें आने वाली संख्याएं उसकी सभी गुणज होती है। जैसे 3 की गुणज, 3 के पहाड़े में जो भी आएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। 5 के पहाड़े में 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो ये जो भी आ रहे हैं सब 5 के गुणज हैं। 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चौक 36, ये सभी 6 के गुणज हैं। तो इस तरह आप जान गए और देख भी रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करने पर ही 3 में प्राकृतिक संख्याओं का जब गुणा किया जा रहा है तो ही गुणज प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए परिभाषा से आपको ये स्पष्ट है। तो आपने पढ़ा गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उसके बाद आपने पढ़ा गुणज या अपवर्त। अब आप पढ़ेंगे उभयनिष्ठ अपवर्त। उभयनिष्ठ अपवर्त 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्त वे होते हैं जो दोनों संख्याओं के गुणज होते हैं और दोनों में कॉमन होते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 3 के, तो 3 के गुणज, 3 के गुणज अगर आपको कह दिया जाए 3 और 5 के उभयनिष्ठ अपवर्त लिखो, उभयनिष्ठ अपवर्त लिखो, तो 3 के गुणज या अपवर्त आप लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21। 5 के गुणज या अपवर्त आप लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30। इस तरह देखते हैं कि 15 जो है दोनों में मिल गया, तो यही जो है 3 और 5 का उभयनिष्ठ अपवर्त है। मतलब जिन भी संख्याओं के आपको उभयनिष्ठ अपवर्त पूछ रहा है, दोनों में आप प्राकृतिक संख्याओं का यानी उनका पहाड़ा पढ़ते हुए आप लिखते चले जाइए, पहली संख्या का फिर दूसरी संख्या का, जो संख्या दोनों में मिल जाती है वही उसका उभयनिष्ठ अपवर्त कहलाती है। इसके बाद आपको अभाज्य गुणनखंड बता देते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड जिन संख्याओं के गुणनखंड, जिन संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए 15 का आपको पूछता है तो 3 गुणे 5, 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इसका गुणनखंड अभाज्य हो गया। 18 का पूछता है 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 दूनी 18, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इन गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। आप ये भी जान लीजिए, एक जो होता है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, और किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। कोई भी संख्या है, अगर 2 संख्याएं दे दिया गया, कहता है इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करिए, मान लीजिए 2 अभाज्य संख्याएं हैं,
तो एक तो सबका गुणनखंड होता है, इसलिए एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, मतलब एक सभी का गुणनखंड होता है, सभी संख्याओं का। इसके बाद गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, जबकि गुणजों की संख्या निश्चित होती है। आप कितनी से बड़ी प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते जाएंगे और आपको जो है गुणज प्राप्त होते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको बच्चों? तो ये इसका थ्योरी वाला पार्ट था, और अब हम आपको इस पे न्यूमेरिकल करवाएंगे। बस इसकी थ्योरी में इतना ही था। अब इस अध्याय से जो भी आपकी परीक्षाओं में विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं हम उनको हल कराएंगे, और जो थ्योरी हमने आपको बताया वो भी आपको सवालों में स्पष्ट होती जाएगी। तो इनसे आए हुए परीक्षा में प्रश्न जो विगत वर्षों में आए हैं, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है 6 के 4 गुणजों का योग है। 6 के 4 गुणजों का योग है। 6 के 4 गुणजों का योग पहले 4 गुणजों का। अगर 4 कह देता है तो सवाल गलत हो जाएगा, आप 4 कोई गुणज ले सकते हैं, इसलिए कह दिया 6 के पहले 4 गुणजों का योग। तो 6 के पहले 4 गुण, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18 और 6 चौक 24, 4 गुणज प्राप्त हो गए 6 के। जोड़ लीजिए 8 2 10, 6 16 4 20, 2 2 4 2 6 60। 6 के पहले 4 गुणजों का योग, इस तरह से हमने 6 के पहले 4 गुणज प्राप्त कर लिए और उनका योग मतलब उनको जोड़ लिया, उनका योग आ गया 60। इस तरह से फिर हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। फिर देखिए 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, ये तो आप लगा ही लेंगे, 4 लिखे, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 30 और इसमें जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। 6 के पहले 5 गुणजों का योग, 4 गुणज आप निकाले हैं, 5 गुणज कहता तो एक अगला 6 पंचे 30 हो जाता और 60 में आप 30 जोड़ते तो 90 हो जाता। तो ये सवाल बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको पूछ रहा है 13 के, दूसरा सवाल है आपका 13 के प्रथम 7, 13 के प्रथम 7 गुणजों के योग का निकटतम मान है। विकल्प आपको दिया गया है, पहला 360, दूसरा 365, तीसरा 370 और चौथा विकल्प आपको दिया गया है 375। अब हम 13 के प्रथम 7 गुणज निकालेंगे। तो 13 के पहला गुणज 13 1 कम 13 धन 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 छक 78 और फिर उसके बाद 13 सत्ते 91। इसके 7 गुणज हो गए, इन्हीं का योग आप कर लीजिए। योग करेंगे 3 इकाई जोड़ेंगे पहले, 8 1 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 9 25, 25 और 6 31, 31 और 3, 31 3 34, 34 को 4 हासिल 3, 9 3 9 और हासिल 3 12, 12 7 19, 19 और 6 25, 25 5 30, 30 3 33, 33 2 35, 35 और 1 36। अब निकटतम मान पूछा है तो बताइए इसके सबसे निकटतम कौन है। इसमें 1 जोड़ देने पर ये प्राप्त हो जाएगा, इसमें 4 घटाएंगे तब ये प्राप्त होगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तब ये प्राप्त होगा। तो इस तरह से सबसे निकटतम मान कौन सा है? 365। इसलिए हमारा दूसरा विकल्प इस सवाल के लिए एकदम सही है। फिर कह रहा है 30 के गुणनखंड हैं, विकल्प आपको दिया गया है। अगला सवाल है
30 के गुणक, गुणक माने गुणनखंड, गुणक हैं कौन कौन से। विकल्प आपको दिया गया है। पहला विकल्प है 2, 3, 5। दूसरा विकल्प है, शांत रहिए बच्चों, दूसरा विकल्प है 1, 2, 3, 5, 10। तीसरा विकल्प है 1, 2, 3, 10, 15। और चौथा विकल्प है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। आपको बताना है कि 30 के गुणक कौन, इसमें से कौन है। तो देखिए 2 से तो विभाजित होती है, 3 से, 5 से, ये तो होगा ही। इसमें भी सबसे होती है, इसमें भी, इसमें 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30, 30 से कम 30। तो दी गई सभी संख्याओं से ये विभाजित होती है, तो इसलिए ये सभी इसके गुणक हैं, सभी इसके गुणनखंड है। हमने क्या बताया था, यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो देखिए 1 से 30 में भाग देंगे, 2 से देंगे, सभी संख्याओं से भाग देने पर ये पूरी पूरी विभाजित होती है। इसलिए 1, 2, 3, 5, 6, 10 और 15 सभी इसके गुणनखंड या गुणक हैं। 7वां सवाल आपको दिया गया है, एक संख्या इसके लिए दिया गया 50 से कम है, शर्त दिया गया है। एक संख्या है जो 50 से कम है, 7 की गुणज है, 7 की गुणज है, के कुल 3 गुणनखंड हैं, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। विकल्प आपको दिया गया है। पहला है 14, दूसरा है 42, तीसरा है 49 और चौथा विकल्प आपको दिया गया है 70। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि संख्या 50 से कम है। 7 की गुणज, 7 की गुणज ये भी है, ये भी है, ये भी है सर, तीनों पर लागू हो रही है। कुल 3 गुणनखंड हैं, 14 के 2 7, 42 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 7, जबकि 14 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 7, 49 का गुणनखंड होगा 7 गुणे 7। इस तरह से तीसरी शर्त जो है ये केवल 42 वाले के साथ लागू हो पा रही है कि इसके 3 गुणनखंड हैं, इसलिए हमारा तीसरा विकल्प सही है। बाकी 14 और 49 के केवल 2-2 गुणनखंड हैं, जबकि 70 जो है ये 50 से बड़ी है। ये पहली दृष्टि में ही देखने पे पता लग जाता है कि ये सवाल, ये विकल्प गलत है। इसके बाद अगला सवाल है 12 तथा 15, 12 तथा 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड हैं। विकल्प आपको दिया गया है। पहला 1, 2, 4, दूसरा विकल्प है 1, 3 और 15, तीसरा विकल्प है 1 और 12 और चौथा विकल्प है 1 और 3। तो आप जानते हैं कि 12 जो है इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा,
3 भी होगा, 3 चौक 12, 4 भी होगा, 4 तियाँ 12, 5 नहीं होगा, 6 भी होगा, 6 दूनी 12 और फिर 12 एकम 12। 15 का इसी तरह हम करते हैं, 1 15 15, 2 से नहीं कटेगा, 3 5 15, 5 तियाँ 15, इसके बाद 5 तियाँ 15 के बाद 15 एकम 15। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 जो है ये दोनों का सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो दोनों का गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जो दोनों के गुणनखंडों में शामिल हो, वो संख्या इन दोनों का गुणनखंड होगी। इस तरह से आप देखते हैं, एक तो होता ही है, तो 1 और 3 मिल गया, और 1 और 3 आपका चौथा विकल्प है। इस तरह से आपके चौथा विकल्प सही है। एक सभी का गुणनखंड होता है, प्रत्येक संख्या का, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, और प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज भी होती है, स्वयं की गुणनखंड भी होती है। तो इस तरह से हमारा तीसरा विकल्प 1 और 3 दो गुणनखंड सर्वनिष्ठ है, यही मिल गया। अगला सवाल हमारा है, ये हमारा कौन सा था, 5वां, 6वां सवाल हमारा है, तीस के सभी गुणनखंड लिखिए। 30 के सभी गुणनखंड लिखिए। मतलब 30 जिन जिन संख्याओं से विभाजित होगा वो सभी इसके गुणनखंड होंगे। 1 सभी का गुणनखंड होता है, 2 से भागेंगे, 2 15 30, 3 से 3 दहाम में 30, 4 7 28, 2 बच जाएगा, नहीं पूरा पूरा कटा, 5 6 30, 6 पंचे 30, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 3 27, 10 तियाँ 30, इसके बाद फिर 10 के बाद फिर 15 दूनी 30, फिर 30 एकम 30। इस तरह से 30 के कुल कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणनखंड, कुल 8 गुणनखंड हैं। 30 के कुल 8 गुणनखंड हैं। ये हमारा हो गया सवाल नंबर 6। इसी तरह बोला है 45 के कुल कितने गुणनखंड है, इसको आप लगाओगे। 45 के कुल गुणनखंड, ये आपके लिए है, ये सवाल आप लगाएंगे। फिर इसके बाद है निम्न में कौन सी संख्या 12 का गुणज है? कौन सी संख्या 12 का गुणज है? बारह का पहाड़ा जिनको याद होगा जान जाएंगे कौन सी है। पहला विकल्प है 144, दूसरा विकल्प है 110, तीसरा विकल्प है 109 और चौथा विकल्प है 113। 12 का गुणज, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तेईं 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 नवा 108, 12 दहाम में 120, कोई नहीं मिला। अब आप क्या करते हैं, 10 तक पहाड़ा आपको याद है। 12 में 11 का करिए गुणा, 12 गुणे 11 132, ये भी नहीं है। 12 में 12 का गुणा करिए, 144। इस तरह देखिए 12 का गुणज है, 12 के पहाड़े में आ गया। या आप इसको विभाजित करके भी देख सकते हैं, जो 12 से विभाजित हो जाएगा वो 12 का गुणज होगा। तो केवल यही संख्या 12 से विभाजित होगी, क्योंकि 12 से जो विभाजित होगी वो 3 और 4 से भी विभाजित होगी। 3 चौक 12, 12 का गुणनखंड 3 चौक 12,
तो वो जो 12 से विभाजित होगी वो 3 और 4 से होगी। तो देखिए 4 से विभाजित करने के लिए अंतिम 2 अंक 4 44, 11 चौक 44 विभाजित हो गया। 3 से विभाजित करने के लिए 4 4 8 1 9 योग 9 हो गया, तो ये भी विभाजित होगी 3 से। तो इस तरह से दूसरी कंडीशन से भी हमने देखा हमारा विकल्प 144 वाला ही सही है। 75 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमने बताया था केवल अभाज्य संख्याएं होंगी गुणनखंड में, जिसका गुणनखंड केवल अभाज्य संख्याएं हों, जिसमें 75 3 गुणे 5 गुणे 5 पचवम 25 तिया 75 गुणा करके आप चेक भी कर लेंगे, इतना मान आना चाहिए। गुणनखंडों का गुणा करने पर जिसका जिस संख्या का गुणनखंड करें उसके बराबर मान आना चाहिए। 3 गुणे 5 गुणे 5 इस तरह 75 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो ये इस अध्याय से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न थे जो हमने आपको बताया, और इस अध्याय के शेष प्रश्न को हल करने के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप प्रतिदिन मेरे चैनल हिंदी मीडियम एग्जाम गुरुजी को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। निश्चित तौर से बच्चों आपको नवोदय की प्रवेश परीक्षा में सफलता मिलेगी, और आपने जो सपना संजोया है कि मैं नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराकर वहाँ पढ़ूंगा, उसमें आप निश्चित तौर से सफल होंगे। मेरा ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, और गरीब बच्चों के लिए जो ग्रामीण परिवेश से हिंदी मीडियम के गरीब बच्चे जैसे जो प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए जिनके अभिभावकों के पास अपने बच्चों को देने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है, उन बच्चों के लिए हमने ये चैनल शुरू किया है। तो आप देखते रहिए, और जो भी दिक्कत होती है आप कमेंट में लिखते रहिए। निश्चित तौर से आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस मंच पर उपलब्ध होगा, और जल्द ही हम आपको हिंदी के जो पद्यांश वाले जो वीडियो हैं जिनसे पद्यांश देकर प्रश्न पूछता है, उनको भी हम हल कराएंगे। तो बच्चों आप पूरी मेहनत और लगन और निष्ठा और ईमानदारी के साथ वीडियो प्रतिदिन देखते रहिए, आप निश्चित तौर से सफल होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।